इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था, जहाँ पे स्वॉर्ड गॉड ने बोला था इसको पूरी तरीके से क्रश करने में मज़ा आएगा। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं अगर तुम्हारी भाषा में कहे तो इसको स्कूल की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। जो बोलता है इसको स्कूल की ज़रूरत है, नहीं सर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं अबे शांत रहे, इसको जो चाहिए मैं उसको वही देने वाला हूँ। जो भी इस पे हार मान लेता है फिर जो बोलता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए यंग मास्टर। यंग मास्टर बोलता है चलो फिर हम दोनों एक हाइपोथेटिकल डुएल करते हैं। स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं तुम इसको वही सारी बातें कहो जो कि मैंने तुमसे कही है, इसमें कोई भी अपना अननेसेसरी कमेंट मत करना। इसके बाद जो बोलना शुरू करता है कि नैनगोम फैमिली का जो स्वॉर्ड आर्ट है वो पूरी तरीके से पावर और शांति पे फोकस करता है। आखिर तुम लोग क्यों स्पीड और ये स्वॉर्डमैनशिप पे इतना ज़्यादा फोकस करते हो? तुम जरूर से ही एक्यूपॉइंट ब्लॉकिंग के लिए ट्रेन हुए होगे, लेकिन प्लीज़ तुम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जब आसपास अंधेरा हो तब मत करना। ये भले ही नेचुरल हो किसी स्वॉर्ड्समैन के लिए विजुअल ऑक्सीसिटी में ट्रेनिंग करना, लेकिन तुम जो देखते हो उस पर उतना ज़्यादा रिलाय होना ये अच्छी बात नहीं है। यंग मास्टर इस पे चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम्हें इसके बारे में पता भी है? जो बोलता है एक्यूपॉइंट ब्लॉकिंग मार्शल आर्ट के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पावर की बस्ट की ज़रूरत है, बोले तो धमाके की ज़रूरत है। तुम जरूर से ही पैदा हुए होगे सेंसेशन के टैलेंट के साथ, इसीलिए यहाँ पे एक रीज़न है आखिर क्यों फिंगर के आर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है इस जियांगो में। इसके लिए बस तुम्हारे पास टैलेंट ही नहीं होना चाहिए, तुम्हारे नैनगोम फैमिली के स्वॉर्ड आर्ट के साथ ये फिट भी बैठना चाहिए। यंग मास्टर सोचता है क्या अभी ये मेरे टैलेंट के बारे में बात कर रहा है, आखिर मैं अभी के टाइम पे कितना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। इसके बाद ये बोलता है अपने इस बकवास से मुंह को बंद कर लो अभी के अभी। जो इसके बाद चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम इस बात के ऊपर डिसएग्री करोगे कि तुम कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो उस तलवार से जिसको कि तुम अपने हाथों से कभी निकाल भी नहीं सकते ऐसे स्टेट में। यंग मास्टर बोलता है आखिर मेरे हाथों के साथ क्या गलत है? जो बोलता है क्या तुम्हारा राइट आर्म थोड़ा सा लंबा नहीं है क्या? जरा अपने शोल्डर्स के मसल्स को तो देखो वो कैसे स्वेलो हो चुका है। सिर्फ तुम्हारा कोल्ड गेट एक्यूपॉइंट डेवलप हुआ है। ये स्वॉर्ड्समैन की एक विशिष्ट विशेषता है जिसकी वजह से वो लोग तलवार चलाने के लिए एक नंबर के जुनूनी होते हैं। एक पत्थर के निशान जो खुद को एक्सपोज करके रखता है, भले ही इसे फेंक दिया जाए यह लंबे समय तक तूफान में भी नहीं टूटता। यंग मास्टर सोचता है अनचेंजिंग बोल्डर, वही पत्थर जो बदलता नहीं है भाई। जो बोलता है एक ग्रेट ड्रैगन का पाथ जिसने इस करप्ट वर्ल्ड को पनिश किया क्योंकि दुनिया ने इसको नीची नज़रों से देखा। यंग मास्टर सोचता है सोरिंग ड्रैगन पाथ। जो फिर आगे बोलता है ट्रू नेचर हेवनली थंडर का जो कि टॉलरेट करता है दुनिया के हर एक एविल को। ये भले ही फोर्सफुल और सप्रेसिव होता है लेकिन इसने कभी भी दुनिया को क्रश नहीं किया। यंग मास्टर सोचता है हेवनली एम्परर। जो बोलता है ये जो एम्परर का पाथ होता है ये पूरी तरीके से प्योर होता है, ये वापस दोबारा से नहीं आता उसी टूटे हुए रास्ते पे। द ब्लू हेवन जो कि इस वर्ल्ड को एरोगेंस के साथ लुक डाउन करता था लेकिन उसके साथ ही इसको बहुत ज़्यादा ही प्यार भी करता था। पिछले 200 सालों की नैनगोम फैमिली के स्वॉर्ड आर्ट की हिस्ट्री में कोई भी स्विफ्ट स्वॉर्ड आर्ट के ट्रेसेस मिले ही नहीं हैं, बस मिले हैं तो यूजलेस और फैंसीफुल स्वॉर्ड टेक्निक्स। अब इतनी सारी बकचोदी करने के बाद फाइनली भाई ये जो नैनगोम फैमिली के स्वॉर्ड आर्ट को एक्सप्लेन करना बंद करता है। और अभी जो भाई तुम लोगों ने इतना सारा एक्सप्लेनेशन सुना वो अलग अलग स्वॉर्ड स्टाइल है नैनगोम फैमिली का जिसको कि अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कि हर एक स्वॉर्ड स्टाइल का अलग अलग स्टोरी है। नाउ बैक टू द स्टोरी लाइन। जो इतनी सारी बकवास करने के बाद अपने मन में सोचता है चुद गए गुरु, मैं बातों बातों में इसमें इतना ज़्यादा बह गया कि स्वॉर्ड गॉड ने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा वैसा ही कह दिया। आखिर अब मैं क्या करूं? क्या अब ये मेरे को पीटने वाला है? इस तरफ सोमयोंग बोलता है ये 400 साल हो गए हैं भाई। अब हम आते हैं यंग मास्टर पे जहाँ पे वो अपने मन में सोचता है हेवनली स्कल्पचर, ये तो बस सिंपली स्वॉर्ड टेक्निक्स के बारे में बात कर रहा था नैनगोम फैमिली के, और वो भी बस बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में, लेकिन मैं उसको ही सुनते सुनते अपने होश खोने लगा था। आखिर ऐसा कब हुआ कि मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया कि मैं इसके स्विफ्टनेस को कैच ही नहीं कर पाया।
10 और 100 शॉट टेक्निक्स के वेरिएशंस। इसके बारे में सोचने के बाद ये माउंट हुआ कि यंग ड्रैगन चुंग वुनसू के बारे में सोचता है। मैंने उसको डिफीट करने के लिए अपने 3 साल अपनी पूरी बॉडी को उसके लिमिट तक ट्रेन किया, लेकिन मेरा जो दिल है उसी के साथ सेंसिटिव, रफ और भी ज़्यादा ब्रूटल बन गया, क्योंकि मैं बस उससे डरा हुआ था। इतनी सारी बातों को रियलाइज़ करने के बाद ये यंग मास्टर बोलता है, क्या आपने अपना नाम चो हुआई बताया? सोसो ये देख कर के हैरान हो जाती है कि उसका भाई एकदम फॉर्मली बात कर रहा है जो से। अब यहाँ पे भाई मैं तुम लोगों को कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे सीरीज़ की जब शुरुआत हुई थी तो अपने जो का नाम जो हुआई था, लेकिन अब उसको चेंज करके चो हुआई कर दिया गया है, लेकिन मैं उसको अभी भी जो बोल रहा हूँ जबकि इसका नाम हुआई है। जो यंग मास्टर की बातों पे बोलता है, हाँ बिल्कुल मैंने वही कहा। यंग मास्टर बोलता है, आपने मुझे बिल्कुल एक फादर की तरह डांटा। मैं नैनगोम जियांग हो, मैं कोई अंधा नहीं हूँ। मैं अब से आपकी एबिलिटीज़ के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं करूँगा। यंग मास्टर जो से माफ़ी मांगने के बाद बोलता है, अगर हम हायरेसी के तौर पे भी देखें तो मेरे लिए ये सही हुआ कि मैं आपको एक मास्टर के तौर पे ट्रीट करूँ, लेकिन मैं अभी भी एक यंग पैट्रियार्च हूँ। इसीलिए प्लीज़ आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि मैं अभी आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं आपसे बस अभी फॉर्मली बात कर सकता हूँ। यंग मास्टर को खुद से ऐसे इज्जत से बात करता देख करके जो अपने मन में सोचता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था एक ऑर्थोडॉक्स के बंदे से, उसका बिहेवियर सच में काफ़ी अच्छा है। जो ये सोचने के बाद बोलता है, आपको उस चीज़ के बारे में चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके ग्रैंडफादर ने मेरे को फोर्स ही किया था उनके एक्सटर्नल डिसाइपल को बनने के लिए। प्लीज़ आप मुझसे बस अभी आराम से बात कीजिए। इस तरफ मर्चेंट ये देख करके हैरान हो जाता है कि यंग मास्टर अब जो से एकदम रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। इसके बाद ये मौके पे चौका मारने के लिए यंग मास्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैं जियांग ही हूँ, चो हुआई का सोन ब्रदर, और मैं तीसरा बेटा भी हूँ फायर ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन का। लेकिन यंग मास्टर इसको भाव तक नहीं देता और जो से पूछता है, ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा रूड नहीं होगा आपसे पूछने के लिए, क्या आप कुछ चाय पीना पसंद करेंगे साथ में? जो बोलता है, ये तो मेरे लिए एक ऑनर की बात है, लेकिन चाय की जगह हम दारू पियेंगे। यंग मास्टर और जो को ऐसे जाता देख करके मर्चेंट डेस्परेशन में अपने मन में सोचता है, मैं अपने रिलेशनशिप को चो हुआई के साथ ऐसे ही ख़त्म होने नहीं दे सकता। ये सोचने के बाद ये जो को चिल्लाते हुए बोलता है, ज़रा 1 मिनट रुको, आखिर मेरे लिए ये तो करते जाओ। जो बोलता है, जियांगी प्लीज़ तुम चीज़ों को ओवरडू करने की कोशिश मत करो। क्या अकाउंटेंट जितने भी होते हैं फायर ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन में, उनको सैलरी नहीं मिलती है क्या? मर्चेंट बोलता है, तुम उन सभी लोगों से 10 गुना नहीं 20 गुना ज़्यादा फास्टर हो। ये सुनने के बाद जो भी मान जाता है और यंग मास्टर से बोलता है, माय अपॉलॉजी, प्लीज़ आप कुछ समय के लिए रुक जाइए। यंग मास्टर बोलता है, कोई बात नहीं, प्लीज़ आप अपना समय लेकर के आपको जो करना है वो कर लीजिए। जो इसके बाद उस बुक को ले लेता है और कैलकुलेशन करते हुए बोलता है, शार्पेंडिंग स्टोन 288 kg, गायलक हर्ब 1536 kg, इंक स्टोन्स 474 kg, चियोंग सीमो 288 kg, प्योंग फैब्रिक 3200 रोल्स, सिल्क 380 रोल्स। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ने अपनी कैलकुलेशन कर ली होती है और वो बुक को मर्चेंट को पकड़ाते हुए बोलता है, यहाँ पे टोटल 82 आइटम्स है तुम्हारे परचेजिंग लिस्ट में, तो फिर इसका टोटल प्राइस हो जाएगा 4873 टेल्स। मर्चेंट उस बुक को जो से लेते हुए जो को थैंक यू बोलता है। जो इसके बाद बोलता है, तुम इस महीने हमसे कुछ ज़्यादा ही फैब्रिक ले रहे हो, मुझे ऐसा लगता है तुमको कोई और नई डील मिल चुकी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर इस चीज़ की डिमांड बढ़ चुकी है। मर्चेंट बोलता है, मैं अभी के लिए बस इसको ख़रीद रहा हूँ और अपने पास इसको स्टोर करके रख ले रहा हूँ जब तक कि ये चीप है मेरे लिए। जो इस पे चिढ़ते हुए बोलता है, ज़रा तुम खुद को तो देखो, तुम इसीलिए अभी तक मर्चेंट ही हो। ज़रा देखो तो तुम कभी भी अपने सारे कार्ड्स को मुझे शो नहीं करते, तुम हमेशा से ही लालच से भरे हुए होते हो। आखिर तुम जैसे बंदे के साथ आखिर मैं और ज़्यादा बिजनेस कैसे कर सकता हूँ? और भाई जो अभी जितनी भी बातें बोल रहा है वो एकदम मज़े में बोल रहा है। वो होता नहीं है दोस्तों में एक दूसरे को गालियाँ देते हैं लेकिन कोई भी बुरा नहीं मानता है, बिल्कुल वैसा ही।
मर्चेंट हंसते हुए बोलता है चलो फिर ठीक है, कभी बाद में मिलते हैं। और फिर ये बोलने के बाद ये यहाँ से भागते हुए निकल जाता है। अब हम आते हैं ये जो के जैसे दिखने वाले बंदे पे, जो कि शायद से जीगल फैमिली का बंदा होता है। ये अपने मन में सोचता है ये कितनी ज़्यादा एक रेडिकुलस बात है, और भाई ये बंदा ऐसा क्यों सोच रहा है ये तुम लोगों को अभी पता लग जाएगा। यंग मास्टर बोलता है चलिए फिर आपका काम हो गया तो हम अपने टेबल की तरफ चलते हैं। जो बोलता है चलिए फिर, लेकिन तभी बीच में वो जीगल फैमिली का बंदा आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है आखिर वो पॉसिबल भी कैसे है, आखिर तुमने वो किया कैसे। जो इसको देख करके अपने मन में सोचता है हाँ आखिर ये दोबारा से, आखिर अब इसको क्या चाहिए। ये जीगल फैमिली का बंदा बोलता है वहाँ पे टोटल 82 आइटम्स थे, जिनमें से हर एक का वेट डिफरेंट था, और वहाँ पे 3600 किलो से भी ज़्यादा आइटम थे और 30,000 रोल्स थे फैब्रिक के। आखिर तुमने उसको अपने मन में ही इतनी जल्दी काउंट कैसे कर लिया? क्या तुम सच में कोई गॉड ऑफ कैलकुलेशन हो? इवन हमारी जीगल फैमिली में भी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अर्थमेटिक्स सीखने के लिए लगा दी, वो लोग जो अपने बचपन से ही अर्थमेटिक्स सीखते हुए आ रहे हैं, वो भी इतने बड़े काउंटिंग को अपने मन में इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आखिर तुमने ऐसा कैसे कर दिया? आखिर किस तरीके का अर्थमेटिक मेथड को तुमने यूज़ किया उसको काउंट करने के लिए? क्या वो लैटिस मल्टीप्लिकेशन था या फिर एबेस्कस? नहीं, वो भी नहीं हो सकता। सिंस तुम्हारे पास तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं था तो वो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ये किसी तरीके का एक रिटर्न कैलकुलेशन था या फिर एक रिवर्स कैलकुलेशन। जो इसको ऐसे बोलता देख करके अपने मन में सोचता है आखिर ये क्या बकवास है बे, आखिर ये लड़की किसके बारे में बातें कर रही जा रही है। ये उनमें से कुछ भी नहीं था जो कि मैंने किया। ओह भाई ओह भाई ओह भाई, मेरे को भाई कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस को लगा था ये लड़का है। पहले तो मेरे को ही देख करके लगा ये लड़का है, अब पता चल रहा है ये लड़की है। नाउ बैक टू द स्टोरी। जो अपने मन में सोचता है मैं इसको एक्सप्लेन तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ मॉडर्न मैथमेटिक्स को। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है मॉडर्न मैथमेटिक्स का और सेंट्रल प्लेन्स के अर्थमेटिक का, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। इवन अगर यहाँ पे बहुत सारे आइटम हैं जिनको कि मुझे कैलकुलेट करना है, तो फिर मैं बस यूज़ करूँगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का या फिर फैक्टराइजेशन मेथड का उन सभी को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन उन सभी चीज़ों को ये ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कि वो कोई सुपर पावर हो। लेकिन फिर भी मुझे इसको कुछ तो कहना ही पड़ेगा। चलो फिर कोई चीज़ की ट्राई करते हैं। जो इसके बाद बोलता है वो क्या नंबर आएगा जब तुम 5 को नथिंग से मल्टीप्लाई करोगी तो? जिस पर कि ये ऑब्वियस सी जवाब देती है आखिर 5 को नथिंग से कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जो बोलता है क्या तुमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा कि नथिंग भी एक नंबर हो सकता है? इस पर ये बोलती है क्या तुमने क्या कहा? ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचती है नथिंग एक नंबर, ये किस तरीके का वियर्ड सा लॉजिक है। इसके बाद ये बोलती है नंबर उस चीज़ पे बेस होता है जो कि एग्जिस्ट करता है, आखिर नथिंग एक नंबर कैसे हो सकता है जबकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो इसको ऐसे बोलता देख करके अपने मन में सोचता है मुझे पता था ऐसा ही होगा। जो ये सोचने के बाद सीधा बोल देता है चलो फिर ये ठीक है, वो सभी चीज़ें भूल जाओ जो कि मैंने कहा था। इस पर कि ये चिल्लाते हुए बोलती है जरा 1 मिनट रुको प्लीज़, मुझे बता के तो जाओ आखिर कैसे 5 जीरो से मल्टीप्लाई हो सकता है। जो इस पे बोलता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो बस ये नथिंग बन के रह जाएगा। जो की बात सुनने के बाद ये चिल्लाते हुए बोलती है आखिर वो क्या था, अगर नथिंग को मल्टीप्लाई ही नहीं किया जा सकता किसी नंबर से तो 5 एक ऐसा नंबर रहेगा जो कि एकदम नेचुरली वैसा का वैसा ही रहेगा। आखिर ये किस तरीके का वियर्ड सा लॉजिक है कि नंबर पूरी तरीके से गायब ही हो जाएगा। जो ये सुनने के बाद पीछे मुड़ता है और बोलता है ब्लॉक हेड। वो लड़की बोलती है ब्लॉक क्या, तुमने क्या कहा? और भाई तुम लोगों को ब्लॉक हेड का मतलब नहीं पता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है मूर्ख, गधा। जो भाई इसको धीरे से ही सही लेकिन सीधे से मूर्ख बोल दिया है। आखिर क्या होने वाला है? क्या जो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा या फिर ये सीधे से चला जाएगा? क्या जो इस मुरीम वर्ल्ड का आर्यभट्ट बनेगा और सबको जीरो के बारे में बताएगा? ये तुम लोगों को पता चलेगा अगले एपिसोड में। और अगला एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही करते जाना अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में जो कि बहुत जल्द आएगी।